गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपना जो लेसन है उपनिवेशवाद और देहात, इसमें अब जो आगे का पार्ट है हमारा वो है फ्रांसिस बुकानन की डायरी। यानी ये फ्रांसिस जो बुकानन है ये फ्रांस से आए थे, एक शल्य चिकित्सक थे और ये अधिकारियों के ऊपर, अंग्रेज अधिकारियों के कहने पर जब वहाँ पे गए थे, कहाँ पे, जो पहाड़िया लोग अपने निवास स्थान पर रहते थे, तो वो किस प्रकार से रह रहे हैं, क्या उनका रहन सहन है, क्या जीवन है, तो उनको बात करने के लिए ये वहाँ पे गए थे और उन्होंने अपनी एक डायरी लिखी थी। तो उसमें क्या था, इस डायरी में हमें पहाड़िया लोगों की, बाहरी लोगों के प्रति संदेह की भावना का पता चलता है। बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा की थी और यह यात्रा वृतांत इतिहास लेखन के लिए महत्वपूर्ण है। उसने लिखा कि पहाड़ी जनजाति के लोग उन पहाड़ियों के बीच रह रहे थे जो अभेद लगती थी। अभेद का मतलब हो गया जिन्हें कोई भेद ना पाए, या बहुत ही ऐसा सुरक्षित क्षेत्र। यह क्षेत्र खतरनाक था और इस क्षेत्र में बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। पहाड़िया लोग डरे हुए थे और बाहरी लोगों से आशंकित थे। जब उसने लोगों से बातचीत करनी चाहिए तो ये लोग इसके लिए तैयार नहीं थे और बहुत बार तो लोग एक अंग्रेज को देखते ही अपने घर बार छोड़कर जंगल में भाग गए। इस वृतांत में बुकानन ने उन लोगों की मनोदशा के साथ साथ उनके जीवन, रीति रिवाजों के हालात पर लिखा है। यानी जब अंग्रेजों ने इनके साथ अत्याचार किया था, अंग्रेज अधिकारियों ने, जो पहाड़िया लोग हैं अपनी झूम खेती करते थे, किस प्रकार से वो थोड़ी थोड़ी जो जगह है उनको अपनी कुदाल से खोद करके, उनको साफ करके और वहाँ अपनी एक आजीविका के लिए खेती बाड़ी करते थे। ये कुछ सिर्फ इतनी ही खेती करते थे, ज़्यादा जंगल नहीं काटते थे ताकि इनका जीवन यापन हो सके। तो वो जब अंग्रेज आए, जब इन्होंने उनके साथ अत्याचार किया था, तो उनको छोड़ करके वो जंगलों में भाग जाते थे, अपना निवास जो पहाड़ी में था उसको छोड़ के। यानी जब इस डायरी को अगर पढ़ते हैं तो सभी जो जितने भी लोग, उनके दिमाग में एक ही बात आएगी कि भाई इस डायरी में मतलब पढ़ने से कि मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। पहाड़िया लोग इतने भयभीत और डरे हुए थे कि निसंदेह डायरी उत्तर कम और सवाल ज़्यादा उत्पन्न करती है। अब ये क्या कारण था? इसमें कारण ये था, इसका मैं शॉर्ट आपको रूप बता रहा हूँ कि जब ये जो बुकानन है, ठीक है, फ्रांसिस बुकानन जब गए थे वहाँ पहाड़िया क्षेत्र में, तो इन्होंने एक यात्रा की थी और यात्रा है वो दीर्घकालिक नहीं थी, अल्पकालिक थी, कुछ समय के लिए थी। और उस समय विशेष के अंदर जब उन्होंने वहाँ पे देखा, उन लोगों की मनोदशा को देखा, उनके व्यवहार को देखा, तो वो सारा कुछ इन्होंने अपनी डायरी में लिख दिया, जबकि वो असलियत में सही नहीं थी। अब देखिए, बुकानन ने अपनी यात्रा 1810-11 ईस्वी की सर्दियों में की थी और इन दिनों पहाड़ियों के लोग अंग्रेजी सेना से अपनी जान बचाने के लिए दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए थे। सैन्य बलों ने उन पर पाशविक अत्याचार किए थे। गोरे आदमी को देखते ही दमन की यादें ताजा हुई होंगी। अतः जिस व्यवहार का बुकानन वर्णन करता है उन परिस्थितियों में स्वाभाविक था, उन्हें जरूर लगा होगा कि गोरा आदमी हमारे बारे में जानकारी लेकर जाएगा और फिर सैनिक आएंगे और हमें पहले की तरह बर्बाद करने के लिए। यानी ये जब वो कुछ समय के लिए वहां गए थे तो उन लोगों के अंदर भी ये दिमाग में ये बातें थी कि भाई ये जो आदमी है ये अंग्रेज अधिकारियों ने भेजा है और हमारे यहाँ पे सब बातें जान करके वहाँ उनको बताएगा और फिर से वो हमारे साथ दमन करेंगे, अत्याचार करेंगे। और इसमें पहले जो पिछला पार्ट है उसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार से इन अंग्रेजों ने जो पहाड़िया लोग हैं इनका जो विद्रोह था उसको कुचल दिया था और फिर इनके जो अत्याचार किए थे महिलाओं पे, बच्चों पे, किस प्रकार से। तो वो जो डर की जो भावना थी, जो डर की जो मनोदशा थी, वो सारा कुछ इस जॉन बुकानन ने अपनी डायरी में लिख डाला था। अब आता है संथाल प्रवेश, हल व कुदाल का संघर्ष। हल और कुदाल का संघर्ष, यहाँ पे हल से मतलब है संथाल जनजाति और कुदाल से मतलब है पहाड़िया जनजाति। यानी पहाड़िया जनजाति का जो खेती करने का जो औजार था वो कुदाल था और जो संथाल जो जनजाति थी उसका हल था। तो इसलिए हल और कुदाल का संघर्ष दिया गया। इसमें क्या था कि जो पहाड़ी जनजाति के लोग जमींदारी और स्थायी किसानों के आगमन से तो उजड़ ही रहे थे और संथाल का प्रवेश उनके लिए खतरे की घंटी थी। संथाल जनजाति के लोग पहाड़ियों की तुलना में स्थायी प्रवृत्ति के थे। ये लोग 1780 के आसपास बंगाल में आने लगे थे। ये परिश्रमी थे और इन्हें खेती की समझ थी, इसलिए जमींदार लोग इन्हें नई भूमि निकालने और कृषि क्षेत्र में वृद्धि के लिए मजदूरी पर रखते थे। उनकी मेहनत से जंगल वाली जमीन में हरी भरी खेती लहलाने लगती थी। इस प्रकार संथालों ने पहले जमींदारों के खेतों में काम किया, फिर जंगल साफ करके अपनी जमीनें निकालकर खेती करने लगे। ये चावल और कपास उगाते हुए काफी भारी संख्या में राजमहल की पहाड़ियों को ओर बढ़ते आ रहे थे और पहाड़िया लोग उनके आक्रमणों से डरते हुए पहाड़ों के भीतरी भागों की ओर जाने पर विवश हो रहे थे। संथालों और पहाड़िया लोग उनके आक्रमणों से डरते हुए पहाड़ी के भीतरी भागों की ओर जाने के लिए विवश हो रहे थे और संथालों और पहाड़िया जनजाति के संघर्ष को कुदाल और हल का संघर्ष का नाम दिया गया। यानी
ये जो संथाल, जो पहाड़ी जनजाति के जो लोग हैं वो क्या करते थे, कुछ एक सीमित दायरे के अंदर खेती बाड़ी करते थे, ठीक है, और वो कुदाल से। और जो ये अपना संथाल जो जनजाति है ये क्या था, जो पहाड़ी के तलहटी वाले जो मैदानी इलाके हैं उनमें नए तरीके से खेत बनाते थे, नए खेतों को उनको निकाल करके वहां पर ये अच्छी पैदावार करते थे। तो ये एक इन दोनों का आपसे संघर्ष कराने का और इनको पहाड़िया जनजाति के लोगों के पास बसाने का एक प्लान था, किनका, अंग्रेजों का। उनको तो सिर्फ अपने राजस्व से मतलब था कि भाई किस प्रकार से ज्यादा हम जमीनें होंगी, ज्यादा से ज्यादा पैदावार होगी और उसकी ज्यादा से ज्यादा फिर हम उसका व्यापारिक फायदा उठाएंगे। अब है संथालों की मेहनत का परिचय, यानी इन्होंने जो किस प्रकार से मेहनती लोग थे इसमें इसका बताया गया है। संथालों की मेहनत का परिचय अंग्रेज अधिकारियों को कैसे हुआ। वास्तव में कंपनी ने जब बंगाल में अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था, यहाँ कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसके बाद जो तब उसने उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज शुरू की और जिनका उपयोग करके कंपनी असीम मुनाफा कमा सकती थी। उपनिवेशवाद का साधारण अर्थ भी यही है कि आर्थिक मुनाफे के लिए किसी देश अथवा क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया जाए, यानी अपना खुद का मुनाफे के लिए किसी दूसरे कमजोर राष्ट्र के ऊपर एक पूरी तरह से राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए। राजनीतिक नियंत्रण का मतलब है कि वहां किसी प्रकार का कोई भी नेतृत्व है उस देश का, चाहे राजा है, लोकतंत्र है या फिर वो तानाशाही है, वो उस चीज का विरोध नहीं करेगा। बंगाल के प्राकृतिक संसाधनों की खोज और उनके उपयोग के संदर्भ में जानकारी एकत्रित करने के अभियान के अंतर्गत फ्रांसिस बुकानन नाम का एक चिकित्सक सन 1810 के अंत में एक दिन पहाड़ी गांव में पहुंचा और उस गांव राजमहल श्रृंखला के अंतर्गत आने वाली गंजूरिया पहाड़ का एक दुर्गम पहाड़ी तलहटी में था। गांव तो पुराना था परंतु वहां के आसपास के खेत नहीं थे। अब ये खेत नहीं इसीलिए थे कि ये जो संथाल जो जनजाति के लोग हैं ये क्या करते थे कि खेतों को साफ कर करके नई जगह निकाल लेते थे। जो जैसे कटीली जमीन है, कटीले जो वृक्ष हैं या फिर किसी प्रकार की जो पथरीली पहाड़ियां हैं, तो वहां उस एरिया के अंदर एक निश्चित भूभाग ये अपनी सफाई का करके और उनके अंदर फसलें उगाते थे। और वो फसलें क्या है कि वो जो मिट्टी है वो काफी उपजाऊ होती थी, कई सालों तक कोई किसी ने कुछ बोया नहीं था उसमें, तो उपजाऊ होने के कारण क्या था कि वहां पे इनकी फसलें वो अच्छी पैदाएं होती थी। तो जब ये जो इतनी अच्छी मेहनत कर रहे थे तो इन सब चीजों को किसने देखा, इस बुकानन ने देखा। इन्होंने फ्रांसिस बुकानन जो एक लेखक हैं जिन्होंने एक वृत्तांत लिखा अपनी डायरी में, इन्होंने देखा था। अब इन्होंने क्या कहा है यहाँ भी मैं सोचता हूँ कि इनकी सुंदरता और समृद्धि विश्व में किसी और क्षेत्र जैसे विकसित की जा सकती है। क्या था कि जो पहाड़ी प्रदेश है उसको ये क्या बनाना चाह रहे थे, शानदार कृषि प्रदेश बनाना चाह रहे थे, ठीक है। अब फिर बुकानन ने उन किसानों के बारे में पूछताछ की जिनके श्रम के समुचित प्रयोग से उन खेतों की काया पलट हुई थी। यह संथाल जनजाति के लोग थे और यहाँ इस क्षेत्र में 1800 ईस्वी के आसपास आए। उन्होंने इस गांव में पहाड़िया लोगों को खदेड़कर गांव पर कब्जा कर लिया था। फिर वे आसपास के जंगलों को काटकर खेती करने लगे और यही कारण था कि गांव तो पुराना था और खेत नहीं। यानी जब ये बुकानन जब जा रहे थे वहां से तो उन्होंने देखा भी गांव तो काफी पुराना है लेकिन ये एरिया नया है, ये खेती का एरिया नया है, यहाँ पहले खेती नहीं की जाती थी। अब ऐसा क्या है कि कौन खेती कर रहा है। तो जब ये वहां पे खेती करते थे तो इनकी फसलें बहुत ही, जैसे कपास है या फिर और जैसे बाजरा है, कपास है या और जो फसलें जो उगाते थे वो बहुत ही शानदार इनकी फसलें थी। अब उसके बाद इसने क्या देखा, उसने उल्लेख करना उचित होगा कि बुकानन ने संथालों की मेहनत पीने लगी थी किंतु अंग्रेज इस श्रम से वनों को कृषि भूमि बदलना चाहते थे। वैसे संथालों की जीवन शैली का आलोचक था, उसने कोई सहानुभूति अथवा प्रेम नहीं था बल्कि उन्हें देखकर उनसे नफरत हुई थी। और वह अपनी विवरण में उसने लिखा था कि भाई नई जमीनें साफ करने में वो काफी तेज होते हैं लेकिन नीचता से रहते हैं। अब देखो ये जो बात इसने लिखी, भाई नई जमीनों को तो साफ करने में काफी तेज होते हैं, काफी जल्दी वो ग्रुप में होते थे, संगठित होते थे, जमीनों को साफ कर लेते थे। लेकिन नीचता से रहने का मतलब ये एक भी वो साफ सुथरे तरीके से नहीं रहते थे, अच्छे और बढ़िया रहन सहन से वो नहीं रह पाते थे। उनकी झोपड़ियों में कोई बाढ़ नहीं होती थी, दीवारें सीधी खड़ी थी, छोटी छटी हुई लकड़ियां बनी हुई थी। यानी ये जो चित्र देख करके उन्होंने अपने डायरी के अंदर वृत्तांत किया था कि भाई किस प्रकार से उनका रहन सहन का एरिया था, किस प्रकार से वो उनके मकान बने हुए थे, ठीक है। अब इसमें अपन आगे चलते हैं। आज जितना पढ़ा है वो मैं कवर करना चाह रहा हूँ इसमें। फिर है कि सोच संभवतः उनकी अलग थी। उल्लेखनीय कि विलियम होमेज नामक एक अंग्रेज कलाकार ने 1782 में राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था और उसने वहां ऊंची नीची उबड़ खाबड़ पहाड़ी जमीनें के दर्शन हुए। उसकी बनाई हुई चित्रकारी के दृश्य आज भी देखने को रमणीय व मनमोहक हैं। अब देखो दोनों अंग्रेज अधिकारी थे, कौन, विलियम होजेज और ये फ्रांसिस बुकानन। अब एक तो कलाकार था, दूसरा अधिकारी। अब अधिकारी जो था वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वही बातें चल रही थी, क्या,
राजस्व नीति वाली, और वो तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें थी उन पे फसलें उगाना चाहते थे ताकि उनको राजस्व मिले। लेकिन जो कलाकार है वो अपनी कला से प्रेम करता है, उन्होंने देखा कि भाई इनका बहुत सुंदर इनके मकान है, सुंदर इनके घर बार है, सुंदर इनका एरिया है, तो उसने अपने तरीके से उनका विवरण दिया था। और विलियम होजेज ने और जो फ्रांसिस बुकानन थे उन्होंने अपने नजरिए से। अब अधिकारियों ने दी संथालों को प्राथमिकता। इसमें क्या है भाई, जो अधिकारी वर्ग के जो लोग थे इनके, यानी कंपनी अधिकारी जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या है कि कृषि विस्तार के लिए राजमहल की घाटी और जो निचली पहाड़ियों का जो एरिया है ना, वो जो जमींदार और मतलब जमींदारों से जो खेती करवाना चाहा, परंतु पहाड़ी लोग हैं वो काफी इन्होंने हंगामा मचा दिया था, वहां पे उपद्रव करने लग गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, वो पहाड़ी लोगों को चाह रहे थे भाई तुम ये उपद्रव समाप्त कर दो, हम जैसे तैसे करके तुम्हें भी इन जमींदारों की तरह किसान बना देंगे। लेकिन वो इनके दबाव में नहीं आना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा वो जो एरिया था उसको नष्ट नहीं करना चाहते थे, जंगलों को बर्बाद नहीं करना चाहते थे वो, और हल को हाथ लगाना ही वो क्या समझते थे, पाप समझते थे। ठीक है, अब वो इसके बाद क्या हुआ कि जो संथाल जो लोग हैं, ठीक है, वो मेहनती थे काफी, और काफी जमीनें वो साफ कर करके खेती योग्य बना लेते थे। तो उन्होंने इन पहाड़िया लोगों को छोड़ करके, जमींदार और जोतदारों को छोड़ करके, उन्होंने अधिकारियों ने इन संथालों को प्राथमिकता दे दी कि भाई इनको ऐसा क्षेत्र दे देंगे हम जहाँ पे ये उस जमीन को साफ कर लेंगे, और जमीन को साफ करने के बाद ही वहाँ पे खेत बना लेंगे, और फिर उससे ज्यादा पैदावार होगी, ज्यादा व्यापार होगा, और हमें भी ज्यादा राजस्व मिलेगा। इसके बाद आता है दामिनी कोह का सीमांकन। दामिनी कोह क्या होता है? दामिनी कोह नाम उस विस्तृत भूभाग को दिया गया जो संथालों को दिया गया था। सन 1832 तक पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके नक्शा बनाया गया था, और इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा का निर्धारण किया गया था। इस परिक्षेत्र में संथाल भूमि घोषित किया गया था। संथालों को इसे रहते हुए हल से खेती करनी थी, उन्हें अपने जनजातीय जीवन को त्यागते हुए धीरे धीरे स्थायी किसानों के रूप में बदलना था। और कंपनी सरकार ने संथाल कृषकों से अनुबंध यह किया था कि पहले दशक के अंदर प्राप्त भूमि को कम से कम 10वें भाग को कृषि योग्य बनाकर उसमें खेती करनी है। अब इसमें एक छोटी सी बात है, इसको सीखो आप। जैसे कि मान लो ये संथाल थे, इनको एक जमीन का टुकड़ा उन्होंने दे दिया, ठीक है, और उन्होंने ये कह दिया कि भाई एक दशक में 10 साल के अंदर जो इसका 10वां हिस्सा है इसको आप खेती योग्य जमीन आपको बनाना है। और जो दामिनी कोह क्या है, इसका मतलब क्या है? दामिनी कोह का मतलब ये है कि तारबंदी कर करके चारों साइडों के अंदर पहाड़ों के तलहटी में एक सीमांकन कर दिया गया था एक जमीन का, और वो सीमांकन करके किनको दी गई थी जमीन? इन संथालों को दी गई थी। वो संथालों की दी हुई इस जमीन को दामिनी कोह का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें है, इससे क्या हुआ देखो, उनको जो अनुबंध हुआ था अंग्रेजों से वो उसको पसंद आया। तो 1851 में जहाँ 13 वर्ष में 40 गांवों से बढ़कर 1473 गांव हो गए, और जो जनसंख्या थी 3000 से बढ़कर वो 82,000 हो गई। अब 3000 से 82,000 मात्र 13 साल में कैसे हुए? वो इसलिए हुए कि जब ये संथाल जो लोग थे, इनकी जनजातियों के और जो भाई बंद थे जो दूसरे इलाकों में रहते थे, इन्होंने उनको भी बुलाना शुरू कर दिया, और फिर वो आए तो सबका ये दामिनी को यानी इन सीमाओं का निर्धारण कर करके सबको वहाँ पे बुला लिया गया था। और उन सबके बुलाने के बाद वो एरिया इनका बढ़ गया था, और इस तरह से इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में जमीन निकाल ली थी खेती के योग्य। अब है संथालों के आगमन पर पहाड़ी लोगों का प्रभाव, पहाड़िया लोगों पर प्रभाव। अब इन पहाड़िया लोगों पर क्या प्रभाव हुआ? इन दोनों में देखो आपस में युद्ध हो गया, और युद्ध होने से क्या हुआ भाई, जो पहाड़िया जो लोग हैं, मतलब राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, वो संथालों के आने के बाद उन्होंने कब्जा कर लिया। पहाड़िया लोगों के जो जूमिंग खेती वाली जमीन थी उन पे इनको खदेड़ दिया गया। अब देखो, अगर लड़ाई लड़े तो पहाड़िया लोग कमजोर नहीं थे, लेकिन जो कंपनी के अधिकारी थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने किनको सपोर्ट किया? संथालों को सपोर्ट किया। और इसके कारण उन दोनों के दबाव से वो बेचारे उपजाऊ वाला जो क्षेत्र है उसको छोड़ करके अंदर जंगलों में चले गए थे। तो इस तरह से इन्होंने काफी हुआ। फिर संथाल विद्रोह, इन संथालों का किस प्रकार से विद्रोह हुआ इसको हम कल पढ़ेंगे, क्लास में जो पढ़ेंगे वही फिर आगे आपको बता दिया जाएगा।